हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांत गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका इस फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हूं यहाँ पे। तो मैं आपको फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में जो आपको अधिकतर इसमें काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, उस परेशानियों को दूर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और इसे सही ढंग से सबसे मेन बात आपको ये ध्यान रखना है कि हम फिजिकल ट्रेनिंग से पीछे ना भागें। और फिजिकल फिटनेस में, क्योंकि जब फिजिकल फिटनेस की क्लासेस चलती हैं हम लोग उसको इग्नोर करते हैं और बाद में क्या होता है कि आप रिटर्न तो निकाल लेते हैं, लेकिन आप फिजिकल फिटनेस में क्या हो जाता है कि आप पीछे हो जाते हैं। तो मैं आपके इसी फिजिकल फिटनेस को बहुत ही आसानी तरीके से आपको इसको दूर भी करूँगा, कोई भी अगर आपको दिक्कतें आती हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस सेशन को पहले आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ हम आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं तो आप आगे के सेशन में भी जुड़िएगा। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमको जो करना है डिफेंस में, जैसे एयरफोर्स में आ जाते हैं तो आपको पुशअप, 1600 मीटर रेस, स्क्वाट, ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसको दूर करने के लिए, उसको सही करने के लिए हम नए नए एक्सरसाइज भी आपको बताएंगे। वो तो फिलहाल आपका ग्राउंड पे होगा, लेकिन अभी हम मेन बेसिक चीज़ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, खास तौर से हमें अपने फिजिकल फिटनेस को दूर मतलब फिजिकल फिटनेस सही करने के लिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फिजिकल फिटनेस होता क्या है। अभी बहुत लोग तो ये नहीं मालूम होगा फिजिकल फिटनेस क्या होता है। अब फिजिकल फिटनेस अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर 11-12 के बच्चे फिजिकल एजुकेशन लिए होंगे, जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो उसको थोड़ा बहुत जरूर मालूम होगा कि व्हाट इज फिजिकल फिटनेस। अब फिजिकल फिटनेस होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मली सभी लोग फिजिकली फिट तो नहीं होते हैं। फिजिकली फिट होता क्या है, एक टर्म क्या है कि अगर आप सुबह से लेकर शाम तक कोई वर्क करते हैं बिना थके हुए, और अचानक आपको कोई वर्क और मिल जाए उसको भी बिना थके हुए आप कर डालिए, तो आप फिजिकली फिट कहलाते हैं। अब फिजिकली फिट में होता क्या है कि कंपोनेंट होते हैं। अब वो 5 कंपोनेंट होते हैं, वही आपका जो आर्मी में, जो आपका एयरफोर्स में जो भी है, वो सब चीज़ें उसमें भी आती हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि कंपोनेंट होता क्या है, वो 5 कंपोनेंट होते क्या हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है। अगर आप इसके ये टर्मिनोलॉजी अगर आप समझ जाएंगे कि हमें क्या एक्सरसाइज करने से क्या चीज़ डेवलप होगा और क्या एक्सरसाइज करने से क्या चीज़ बिगड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम पुशअप है आपका, पुशअप आपके एयरफोर्स में किस तरह से मान्य है। पुशअप बहुत तरीके से होते हैं, बहुत क्राइटेरिया पुशअप का। लेकिन अब ये सोचिए कि आप घर में, अगर आप इस समय लॉकडाउन में हैं, लॉकडाउन में घर में बैठ के आप पुशअप कर रहे हैं, तो क्या आप पुशअप सही कर रहे हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप पुशअप सही नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सोचे मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन वहाँ जाके आप फेल हो गए, तो फिर इसके मतलब आपको क्या चाहिए, आपका पुशअप जो होना चाहिए वो सही ढंग से होना चाहिए। ऐसे ही आपका सिटअप हो गया। अब सिटअप में आपका क्या डेवलप होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सिटअप से आपका कोर स्ट्रेंथ डेवलप होता है। अब स्ट्रेंथ, अब देखिए मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज की, स्ट्रेंथ, ये भी आपका फिजिकल फिटनेस का एक कंपोनेंट है। तो आपको पहले मैं 5 कंपोनेंट बता देता हूँ, वही कंपोनेंट से रिलेटेड आपको पूरा वर्क करना है। और मैं जो फिजिकल ट्रेनिंग कराऊंगा तो मेरा ये मेन मोटो है कि सबसे पहले हमें आपका टेस्ट लूँगा, जो भी जितने भी कैडेट होंगे उनका टेस्ट लेना। टेस्ट लेने के बाद उनके बारे में हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा किस कंपोनेंट, अब कंपोनेंट की बात बार बार मैं कर रहा हूँ, तो पहले आप कंपोनेंट जान लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 5 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले आपका मैं बता देता हूँ स्ट्रेंथ, फिर दूसरा है स्पीड, फिर तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, फिर है कोऑर्डिनेशन, फिर ठीक है आपका फिर स्ट्रेंथ है। ये सब चीज़ें हैं, 4-5 हैं। अब आपको मैं ये बता दूं, सबसे पहले आपका जो मेन मोटो है आपका इंडोरेंस भी आ जाता है, जो कि इंडोरेंस क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं स्टेमिना। हम स्टेमिना कैसे बिल्डअप करें कि 1600 मीटर रेस को हम कैसे उसको फिनिश कर लें, उसमें स्टेमिना भी आता है, उसको इंडोरेंस भी बोलते हैं। फिजिकल एजुकेशन के टर्म में उसको इंडोरेंस बोलते हैं। अब हम सबसे पहले हम ये जान लें कि अब इंडोरेंस को डेवलप करने के लिए हमें पास क्या क्या तरीके होने चाहिए। अब 1600 मीटर दौड़ है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं 1600 मीटर की जो दौड़ है, उसमें हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले जो हमारे पास जो भ्रांतियाँ हैं वो आपको दूर करनी होगी। कि सभी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं क्वेश्चन कि सर जब हम लोग दौड़ते हैं तो क्या मुंह बंद करके दौड़ना चाहिए, हमें सांस कहाँ से लेना चाहिए, हमें मुंह खोल के दौड़ना चाहिए। तो
बहुत लोग, और इसमें अधिकतर क्या होता है कि 80 से मैंने क्या 80% मैंने यही देखा है कि लोग यही सोचते हैं कि हमें रनिंग करते समय मुंह बंद करके दौड़ना चाहिए। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, मैं हर चीज़ आपको प्रूफ के तरीके बताऊंगा। हर चीज़ साइंस कहता है कि साइंस मतलब आपको एनर्जी किससे मिलती है? ऑक्सीजन से मिलती है। अगर हमें रनिंग करनी है, अगर हमें रनिंग को अच्छा करना है, तो सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में आनी चाहिए। तो अब ये जान लीजिए कि आज जब आप रनिंग करते हैं तो रनिंग करते समय आपको ऑक्सीजन जितना ज़्यादा मिलेगा उतनी ज़्यादा आपके पास एनर्जी आएगी, आप जल्दी थकेंगे नहीं। अगर आप मुंह बंद करके दौड़ेंगे, अगर आप मुंह बंद करके दौड़ेंगे, ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की बात बता रहा हूँ मैं, 1600 मीटर रेस की। जैसे आप शॉर्ट में आएंगे तो उसमें पीछे हो जाएंगे। जब भी आप रनिंग करते हैं, 1600 मीटर का आप रनिंग करते हैं, तो होता क्या है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मुंह, जो सब लोग बोलते हैं मुंह बंद करके दौड़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। मुंह खोल के दौड़ेंगे तो आपके पास ऑक्सीजन मुंह से भी और नाक से भी आएगी। जितनी ज़्यादा आपके पास ऑक्सीजन आएगी उतनी ज़्यादा आपके पास एनर्जी मिलेगी। जब एनर्जी आपके पास ज़्यादा हो जाएगी तो आप क्या करेंगे कि आपको थकान, जो कहते हैं ना थकान हो जाती है, तो थकान के पूरा हर चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगी। रही बात आपका 1600 मीटर, जो आगे उसको हम कैसे डेवलप करें उसके बारे में हम आगे की क्लास में बताएंगे। आज सिर्फ आपको हम फिजिकल कंपोनेंट के बारे में बता रहा हूं, जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आगे हम आपके जब फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग सेशन लेंगे तो उसमें आपको मैं कंपोनेंट जरूर पूछूंगा, क्योंकि कंपोनेंट अगर आपको पता रहेगा तो आपको ये भी पता रहेगा कि हम क्या वर्क करें। ठीक है ना। पहले हम कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ होता क्या है, आपको फिर बता दे रहा हूँ। स्ट्रेंथ क्या होता है? किसी भी वर्क को करने की क्षमता आपका स्ट्रेंथ कहलाता है। किसी भी सामान को आपने उठा लिया, जैसे आपने मान लीजिए एक गिलास है, इस गिलास को हमने उठाया, तो ये आपका जो मसल्स हैं वो क्या है, आपका स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर रही है, तो आपने इस गिलास को उठाया। ठीक। अगर हम इस गिलास को सिंपल तरीके से रख के फिर सिंपल तरीके से उठा लेते हैं तो ये आपका क्या हो गया? स्ट्रेंथ हो गया। लेकिन अब पावर क्या है? अब ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंथ और पावर में क्या डिफरेंस, मैं आपको एकदम आसानी से बता रहा हूं। कितनी क्विक आप इसको उठाते हैं तो ये आपका पावर कहलाता है। जितनी तेजी से आप कोई वर्क करते हैं वो आपका पावर हो गया। कोई चीज़ आप उठाते हैं सिंपल वे में तो आपका स्ट्रेंथ हो गया। तो स्ट्रेंथ और पावर में आपको मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिया, ध्यान से समझिएगा। स्ट्रेंथ क्या हो गया कि कोई भी चीज़ को आप उठाते हैं तो वो आपका स्ट्रेंथ हो जाता है। पावर क्या हो गया कि आप कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, रेजिस्टेंस है, कोई भी रेजिस्टेंस है, उसको आप कितनी फोर्सफुली, कितनी जल्दी से आप उठा लेते हैं, वो आपका स्ट्रेंथ होगा। अब स्ट्रेंथ भी दो तरीके से होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक एंड डायनेमिक। अगर हम किसी वॉल को पुश करते हैं तो ये आपका क्या है, इसमें क्या हो रहा है कि आपने वॉल को तो पुश किया है, आपका मसल्स में क्या हुआ, प्रोड्यूस किया है, वर्क कर रहा है, लेकिन होता क्या है कि आपका मसल, आपको वर्क दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्या कहलाता है? स्टैटिक स्ट्रेंथ कहलाता है। जो हम पुशअप करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब आप पुशअप करेंगे तो स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। पुशअप हो गया। अब पुशअप में हमें क्या करना है, शुरुआत किससे करनी है? स्टैटिक स्ट्रेंथ से करनी है, ना कि डायनेमिक स्ट्रेंथ। अब डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या होती है, आपको स्टैटिक और डायनेमिक बता रहा हूँ। स्टैटिक को आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं और डायनेमिक को आइसोटोनिक बोलते हैं। दो टाइप्स के हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो हमें सबसे पहले, अगर हमें स्ट्रेंथ को डेवलप करना है तो हमें स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए स्टैटिक स्ट्रेंथ को सबसे पहले डेवलप करना पड़ता है। ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। हम लोग सीधे पुशअप करना चालू कर देते हैं, पता चला आपका शोल्डर हिल रहा है, कांप रहा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पुशअप के लिए धीरे से बस आपको क्या करना है कि बस गए नीचे और होल्ड कर लिया, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक स्ट्रेंथ। अगर मैंने आपसे बोल दिया ऐसा आज स्टैटिक स्ट्रेंथ का सेशन चलेगा, तो स्टैटिक स्ट्रेंथ से बहुत सी चीज़ें डेवलप होती हैं। शुरुआत जो खिलाड़ी करता है वो स्टैटिक स्ट्रेंथ से ही करता है। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि हमें बेसिक से एडवांस में जाना है। पता चला आप सीधे एडवांस में जाएंगे ना तो नीचे सीधे क्रैम्प, आपके शरीर में क्रैम्प आ जाएगा, तो आपको लगेगा ऐसा थकान बहुत हो रहा है। तो हमें उसी थकान से दूर रहना है। और हमारे पास 2 सेशन होते हैं। मान लीजिए आपको पता भी होगा कि जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो सबसे पहले हमें वार्मिंग अप करना होता है। अभी मैं आगे चल रहा हूँ, अभी इसी में मैं थोड़ा सा और चीज़ें आपको बता दूँ। वार्मिंग अप और कूल डाउन, ये आप जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हो तो आज मैं आपको बता भी दे रहा हूँ।
वार्मिंग अप होता क्या है कि आपको जो शरीर का एनवायरनमेंट, जब कहीं आप सुबह जाते हैं, जैसे ठंडी में गए तो आपका शरीर में बहुत से अकड़नपन हो जाती है या सुस्त रहता है, तो उसको आप थोड़ा सा वार्म करते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप अपनी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। अचानक तो आप दौड़ना चालू नहीं करेंगे, तो पहले आप ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। जितना वार्मिंग अप जरूरी है उतना ही ज़्यादा कूलिंग डाउन जरूरी है। ये ध्यान रखिएगा, आजकल के जो भी ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, लोग कूलिंग डाउन पे थोड़ा बहुत भी ध्यान नहीं रखते। और मैं यही चीज़ आपको ध्यान मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप सुबह फिजिकल वर्क करके आए और क्लास में आके सोने लगे तो फिर आपका रिटर्न भी तो चला गया। ये भी तो ध्यान रखना है कि हमको अपनी रिटर्न को भी अच्छा रखना है, क्योंकि तभी तो आप आगे करेंगे। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको वार्मिंग अप के साथ साथ कूलिंग डाउन से क्या होगा कि जो आपने पूरे आधे घंटे के सेशन में या 1 घंटे के सेशन में आपने जो वर्क किया, उसके बाद आपके शरीर में जो थकान, जो लैक्टिक, और अब थकान क्यों होती है, देखिए फिजिकल एजुकेशन आसान नहीं है, इसमें बहुत साइंटिफिक टर्म ही है। लैक्टिक एसिड होता है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा, लैक्टिक एसिड का आपके शरीर में बनना वो आपके थकान का सबसे मेन रीजन होता है। अब उस थकान को हमें दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं। वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस क्या आपका दूर करती हैं, सबसे पहले आपका थकान दूर करती हैं, उसके बाद आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करती हैं। जैसे आप देखिए, जब आप नीचे डाउन होते हैं, आप नीचे डाउन हो रहे हैं और आपका हाथ नीचे तरफ पहुंच नहीं पा रहा, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इसका मतलब कम है। तो ये भी एक आपका फिजिकल फिटनेस का एक कंपोनेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो अभी हम स्ट्रेंथ में ही चल रहे हैं, तो स्ट्रेंथ में पहले आ जाते हैं। क्या क्या था आपका स्टैटिक, तो हमें जब डेवलप करना है कोई भी चीज़ें, शुरुआत जो करनी है वो क्या करना है, स्टैटिक स्ट्रेंथ से करनी है। फिर उसके बाद आ जाते हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ। अब डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी वर्क, वो सब आपका डायनेमिक स्ट्रेंथ में आता है। अब डायनेमिक स्ट्रेंथ को भी फर्दर 3-4 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अब अगर आप पढ़े होंगे 11th-12th में तो आपको सब पता होगा, वैसे मैं आपको रिवाइज भी करा दे रहा हूँ। क्या होता है, सबसे पहले मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंडोरेंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है, जैसे ये आपका मसल्स है, इस मसल्स से अगर आपने 100 kg उठाया और 100 kg उठाने के बाद उसको रख दिया, दोबारा उस 100 kg को आप नहीं उठा सकते हैं, तो वो इस मसल्स ग्रुप का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहलाता है। अब ये आप सोचेंगे सर मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमको क्यों बताया जा रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ की क्या जरूरत पड़ गई। अब आपको मैं सही से बताता हूँ मैक्सिमम की जरूरत क्यों पड़ेगी। आप जब कहीं जिम करने जाते हैं या कोई आप ट्रेनिंग करने जाते हैं, आपसे बोला जाएगा कि आप अपना मैक्सिमम, आप 1 आर्म, जैसे 1 आर्म बोलते हैं, आप अपने 1 आर्म का 50% वेट उठाना है। जैसे अब देखिए, जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि हमें क्या डेवलप करना है, तो उस हिसाब से आप अपने शरीर को डेवलप कर सकते हैं। जैसे हमें इंडोरेंस डेवलप करना है, इंडोरेंस मतलब सहन क्षमता, जैसे बोलते हैं 1600 मीटर लंबे समय तक काम करना, ये आपका इंडोरेंस कहलाता है। अगर हम वेट को 100 kg को तो हम लंबे समय तक उठा नहीं सकते ना, फिर हमने आपसे बोला कि इंडोरेंस डेवलप करना है, तो मैं कहूँगा कि आप 1 आर्म का 30% को कितने रिपीटेशन, कम से कम 20 से 30 रिपीटेशन करिए, तो आप कर लेंगे। मतलब आप 30 kg को आप 20 से 30 बार उठा सकते हैं, तो ये आपका क्या डेवलप कर रहा है, इंडोरेंस डेवलप कर रहा है। लेकिन यही मैंने बोल दिया कि आपको स्ट्रेंथ डेवलप करना है इसी आर्म का। हमारी बात समझिएगा, स्ट्रेंथ और इंडोरेंस में दोनों में है एक्सरसाइज सेम, लेकिन एक्सरसाइज करने का तरीका कैसा है, वो आपके एक्सरसाइज मतलब आपका क्या डेवलप करना है, वो सब चीज़ें आती हैं। जैसे आप कोई चीज़ आप लगातार जल्दी जल्दी करेंगे तो आपका क्या डेवलप होगा, स्ट्रेंथ डेवलप होगा। लेकिन आप कोई चीज़ स्लो करेंगे तो क्या डेवलप होगा, आपका इंडोरेंस डेवलप होगा। तो हम आपको देखिए अभी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, आगे क्लासेस में आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें पता चलेंगी जो आपको शायद ही पता हो, मुझे ऐसा लगता है। और आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ कुछ नई चीज़ें हमें मिली हैं। तो आप इसलिए बोल रहा हूँ, इस वीडियो के बाद आगे की नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अब आ जाते हैं हम आगे, स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ में आपको मैंने मैक्सिमम स्ट्रेंथ बता दिया। अब एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मतलब पावर। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को हम पावर से, मतलब आप एक तरह मान लीजिए, मतलब कोई भी चीज़ को आप जल्दी से उठा लीजिए। अब जंप क्या है, आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है। मतलब आप जब तक आप जितनी ज़्यादा आप क्विक रिएक्शन करेंगे उतना ज़्यादा जंप होगा। अगर आप जंप नहीं करें, जंप में आपके बॉडी जो आपके पेट के मसल्स हैं उसका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको क्या चाहिए,
अगर आपको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ डेवलप करना है तो इसमें क्या है, स्पीड प्लस स्ट्रेंथ, ये दो का कॉम्बिनेशन कहलाता है स्पीड प्लस, इसको बोलते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। अब आ जाते हैं हम आगे, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। किसी भी वेट को या किसी भी रेजिस्टेंस को आप कितनी देर तक उठाए रहते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ। जैसे आपने किसी वेट को उठाए रखे हैं, इतनी देर तक उठाए रखे हैं, अब जैसे ये हो गया, आपसे मैंने बोला था हाफ स्क्वाट, अब जैसे स्क्वाट करना है हमें, अब स्क्वाट करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो शोल्डर लेवल पे आपका जो पैर है वो शोल्डर लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। अब स्क्वाट आप कर रहे हैं कि वो घर पे सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आज सिर्फ आपको मैं यही बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें करना कैसे हैं, ये सब चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे मेन आपका क्या हो गया, स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बता दिया, 3 स्ट्रेंथ होते हैं, 2 स्ट्रेंथ हो गया। अब उसके बाद आपका डायनेमिक स्ट्रेंथ में 3 पार्ट होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब आ जाते हैं हम स्पीड। स्पीड आपका बहुत ज़रूरी है, स्पीड को डेवलप करने के लिए बहुत से तरीके हैं। स्पीड क्या होता है मालूम है आपको, देखिए 5 कंपोनेंट जो हैं, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड्योरेंस, ये 5 कंपोनेंट हैं। इस 5 कंपोनेंट में केवल एक ऐसा कंपोनेंट है जिसे आप ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते, क्या है, ये स्पीड ही है। ये स्पीड क्या होता है, बाय बॉर्न, मतलब आपके पैदाशी ही वो आता है। स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं थोड़ा बहुत, वो कैसे बढ़ सकता है, वो रिएक्शनेबिलिटी से बढ़ सकता है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो स्पीड फर्दर आपका स्पीड भी एक क्या है, फिजिकल फिटनेस का ही एक कंपोनेंट है। हमको स्पीड को भी ध्यान रखते हुए हमें वर्क करना है। अब स्पीड भी 4-5 तरीके से है। उसमें होता है रिएक्शनेबिलिटी, आप कितने कोई भी आप वर्क कर रहे हैं तो कितनी तेज रिएक्ट कर रहे हैं, वो आपका कहलाता है आपका रिएक्शनेबिलिटी, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन, किसी चीज़ को आप कैसे स्पीड बढ़ाते हैं, एक्सेलरेशन हो गया। फिर आपका हो गया मूवमेंट एबिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया आपका लोकोमोटर एबिलिटी, फिर स्पीड एंड्योरेंस। ये 3-4-5 चीज़ें हैं, आपको 5 जो टाइप हैं, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसको हम आगे आपको बता देंगे, ये आप मतलब जब आप फर्दर जब क्लास जब पूछेंगे तो वैसे स्पीड का ज़्यादा आपका है नहीं, आपका मेन स्ट्रेंथ का है। स्ट्रेंथ मैंने आपको इसलिए बेसिक बहुत अच्छे से बता दिया। फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे तो आपकी ना स्पीड अच्छी होगी, ना आपकी जो 1600 मीटर रेस है वो भी फ्लेक्सिबिलिटी से बहुत निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम पैर का एक स्टेप हमारा इतना है और किसी जो लंबा आदमी होता है उसका स्टेप ज़्यादा होता है, तो आप खुद सोचते होंगे कि लंबा आदमी जल्दी से क्या कर लेता है, आगे बढ़ जाता है। तो अब आपको ये जैसे ध्यान रखना है कि फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपकी अच्छी होगी तो आपकी स्पीड भी, जो आपकी 1600 मीटर रेस है, वो भी बहुत आसानी से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी पे भी वर्क करना है। तो आपका जो ट्रेनिंग सेशन होगा, इसी 5 कंपोनेंट को आधार बना के आपका ट्रेनिंग सेशन डिजाइन किया जाएगा और इस 5 कंपोनेंट का आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट में आपका क्योंकि सभी का कंपोनेंट अलग अलग होता है, किसी का स्पीड अच्छा होता है तो किसी का स्ट्रेंथ अच्छा होता है, कोई बहुत मतलब एंड्योरेंस बहुत अच्छा होता है, किसी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब आपका ये जानना है कि हाँ इसको कैसे डेवलप करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक्टिव होती है और पैसिव होती है, स्टैटिक और डायनेमिक होती है वो भी, ठीक है। अब जैसे आप स्टैटिक क्या हो गया, किसी चीज़ को आपने होल्ड कर रखा है, जैसे होल्ड कर रखा है, ये क्या हो गया आपका स्टैटिक। डायनेमिक क्या हो गया, आप इसको हिलाते हैं किसी मसल ग्रुप को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे इसको ऐसे ऐसे। अब इसमें एक्टिव पैसिव क्या हो गया, किसी आप अपने हाथ से ऐसे कर रहे हैं, ये एक्टिव हो गया, लेकिन किसी एक्सटर्नल फोर्स से आप जब कोई वर्क करते हैं तो आपका हो जाएगा पैसिव। अब आप सोच रहे होंगे सर आप तो थ्योरी पढ़ाने लगे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि फिजिकल अगर आपको अच्छे से निकालना है तो आपको हर एक चीज़ें मालूम है। बस यही, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ फिजिकल फिटनेस एक टॉपिक है, क्योंकि आपको फिजिकली फिट रहना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 1600 मीटर रेस कैसे निकालनी है, पुशअप कैसे निकालना है, सिटअप कैसे निकालना है, आप सिटअप कैसे कर रहे हैं ये भी ध्यान रखिएगा।
सिटअप का क्राइटेरिया आपके आर्मी में कैसा है, आपके एयरफोर्स में कैसा है, क्या वो मांगता है। पता चला आप सिटअप घर पे दूसरा कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो मांगता है वो गलत, मतलब दूसरा कुछ मांगता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सिटअप भी सही ढंग से करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम आगे चलते हैं। आपको 3 कंपोनेंट मैंने बता दिया, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी। अब आ जाते हैं इंडोरेंस। इंडोरेंस मतलब उसको बोलते हैं सहन क्षमता, स्टेमिना। ठीक है। अब स्टेमिना क्या होता है, मतलब कोई भी काम आप लंबे समय तक कर डालिए वो आपका क्या कहलाता है, स्टेमिना कहलाता है। अब स्टेमिना के जो नेचर होते हैं वो दो तरीके से उसको बांटा गया है। एक होता है अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, एक होता है अकॉर्डिंग टू नेचर। जैसे आप शॉर्ट टाइम 100 मीटर रेस कर रहे हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया, जैसे 1 से 2 मिनट तक कोई वर्क कर रहे हैं, फिर 3 से 4 मिनट, उसके बाद आगे हो गया, फिर 5 से 6 मिनट, फिर 9 से 10, 16 मिनट से ऊपर आप चले जाते हैं। तो ये सब क्या चीज़ें, ये फर्दर इसे अकॉर्डिंग टू क्या है, ये टाइमिंग के हिसाब से आपका लंबे समय तक आप कोई वर्क करते हैं। जो आपका 1600 मीटर रेस है वो क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी है, लॉन्ग ड्यूरेशन आपका इंडोरेंस है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो आपको अब उस इंडोरेंस को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसे बोलते हैं कि लंग्स की कैपेसिटी आपको अच्छा करना पड़ेगा। और उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दिन ही 1600 मीटर भागिए, उसके लिए पहले हमें बैठ के मतलब एक्सरसाइजेस बहुत करनी पड़ेंगी आपको। आपने कभी सोचा है, मैं आपको एक बात ध्यान में आया है मुझे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप रनिंग करके आते हैं तो आप नीचे की तरफ झुक जाते हैं, क्यों झुकते हैं? कभी सोचा है कि आप झुकते क्यों हैं? आप खड़े भी तो रह सकते हैं, लेकिन आप ऐसे हो जाते हैं, ऐसे करके लंबी लंबी सांस लेते हैं। आप नीचे झुक के क्यों सांस लेते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा होगा? सोचिएगा, ये भी एक साइंटिफिक रीजन है कि हम नीचे झुक के सांस क्यों लेते हैं। वो आप सोचिएगा, आपसे मैं पूछूंगा भी नेक्स्ट क्लास में, अगर आपको होता है तो मैं आपको बताऊंगा। ये सब चीज़ें हैं कि आपको पता चलना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं क्या वो क्यों कर रहे हैं। ठीक। तो इंडोरेंस के बाद आ जाता है आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो गया तो आपका रनिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है। कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर आपका वर्क होता है किसी चीज़ पे तो सबसे पहले आपका कोऑर्डिनेशन पे वर्क होगा। कोई भी अगर कैडेट पहली बार आता है तो सबसे पहले उसको ये देखना है ना कि उसका हाथ जा कैसे रहा है। पता चला आप रनिंग कर रहे हैं, कोई ऐसे रनिंग कर रहा है, कोई आपका ऐसे कर रहा है, लेकिन एक्चुअल वे रनिंग करने का क्या है हाथ का, वो सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पीछे कर देती हैं, बस वो तभी पता चल पाएंगे जब आपकी कोई रनिंग को देखेगा। जब वो देखेगा तो आपकी गलतियां बताएगा, और गलतियां जितना आपकी गलतियां वो बताएगा उतनी जल्दी आप उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। नहीं तो आप पता चला आप गलत करते हुए चले जा रहे हैं, गलत करते हुए आपकी आदत हैबिट हो जाती है, और वो हैबिट आपका क्या हो जाता है, आगे सिलेक्शन में नुकसान दे सकता है। तो आप कोऑर्डिनेशन में बहुत सी चीज़ें होती हैं। 7 तरीके से कोऑर्डिनेशन को भी बांटा गया है। एडाप्टेशन होता है, मतलब किसी चीज़ को आप एडाप्ट कर लें। ठीक है। बैलेंस, जैसे एक पैर पे आप खड़े हैं तो कितने लंबे समय तक खड़े हो सकते हैं। और आप देखेंगे जब आप स्क्वाट करते हैं तो स्क्वाट में आपको ध्यान रखना है, हाथ को सामने लेके जाना है। लेकिन अब बहुत लोग स्क्वाट ऐसे करते हैं, लेकिन कोई पैर ऐसे करके करता है, कोई पैर ऐसे करके करता है। अब आपको ये जानना है कि जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी में, उसमें स्क्वाड मांगता कैसा है, क्योंकि स्क्वाड के बहुत तरीके हैं, स्क्वाड के बहुत से तरीके हैं, लेकिन उसमें कैसे मांगता है वो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर वो मालूम रहेगा तब आप घर में भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप सही ढंग से करेंगे। तो जो आपका जो भी आप वर्क कर रहे हैं तो उसको आप सही ढंग से करेंगे, तभी आप आगे अच्छे से जाएंगे। अब वो सही ढंग तभी माना जाएगा जब आप ग्राउंड पे आएंगे, जब कोई एक्सपर्ट आपको देखेगा, वॉच करेगा, हाँ आप ये गलती कर रहे हैं, तो आप तभी सीख पाएंगे। यूट्यूब से आप नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि भाई यूट्यूब से आप सिर्फ देख के कर रहे हैं, लेकिन आपकी गलती कौन पकड़ेगा? यूट्यूब वाला तो पकड़ेगा नहीं।
जब तक आप आएंगे नहीं, ग्राउंड में नहीं आएंगे, तो ग्राउंड में जब आप आएंगे तभी तो हम एज ए एक्सपर्ट, जैसे मैं यहाँ पे एक्सपर्ट हूँ या कहीं और कोई एक्सपर्ट रहेगा, वो आपको देखेगा तभी तो आपको बताएगा कि हाँ बेटा ये गलती कर रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ग्राउंड में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बैठे बैठे वीडियो तो बहुत से आ गए हैं, वीडियो से तो आप बहुत कुछ सीख लेंगे, लेकिन आपकी गलतियों को जब तक कोई नहीं पकड़ेगा तब तक आप में, आपके अंदर कोई सुधार नहीं आने वाली। तो मैं आपको आज मैंने बस इतना बताया कि व्हाट इज़ फिजिकल फिटनेस, और फिजिकल फिटनेस के जो 5 कंपोनेंट है वो आपको मालूम होना चाहिए। क्या क्या है फिर से बता दे रहा हूँ, स्ट्रेंथ, स्पीड, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना या इंडोलेंस, कोऑर्डिनेशन, ये 5 चीज़ें हैं। तो इन 5 चीज़ों को बेस बना के आपका जो ट्रेनिंग प्लान होगा, जो आप सुबह फिजिकल एक्टिविटी, सिर्फ रनिंग करने से नहीं होगा काम, फिर से बोल रहा हूँ, केवल रनिंग करने से आप पे वर्क आपका क्या होगा, आपका प्लानिंग होगी, क्योंकि आपका पहले टेस्ट होगा। टेस्ट होने पे ये पता चलेगा कि आपका स्पीड कैसा है, आपका इंडोरेंस कैसा है, आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है। हर चीज़ों का जब टेस्ट होगा, अब पता चला मैं आपको आपसे परेड करने के कदम ताल बोल रहा हूँ करने के लिए, आप क्या कर रहे हैं, पैर के साथ हाथ निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये आपका कोऑर्डिनेशन क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन वीक है। तो कोऑर्डिनेशन की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए ना। तो जब तक आपको हर चीज़ें अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो होगा क्या कि आप आगे जो आपका स्टेज जो ऊपर जाना है, अगर कोई चीज़ आप सिस्टमेटिक से नीचे से ABCD से सीखते हुए आप ऊपर जाएंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। तो आपसे फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपको ग्राउंड में आना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्राउंड में नहीं आएंगे तो आप सीखेंगे कैसे। फिर से बोल रहा हूँ, यूट्यूब बहुत खुले हुए हैं, यूट्यूब में वीडियो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन जब तक कोई एक्सपर्ट आपको देखेगा नहीं, आपको आपकी गलतियां सुधारेगा नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो फिर मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं कि 2-3 चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले आपको अपना 1 आवर में जाना चाहिए कि आपका हर एक मसल ग्रुप का कितना ताकत है, उस ताकत को कैसे हम डेवलप करेंगे। अब आ जाते हैं हम जो आपका मेन चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम उसके बारे में, जो आपका क्राइटेरिया है, जो आपका टेस्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा हल्की सी हम आज इंट्रोडक्शन लेते हैं। 1600 मीटर रेस, इसे बोलते हैं अरे यार सर बहुत बड़ा हुआ है, इसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए कोई हुआ नहीं है, बहुत ही आराम से आप निकाल सकते हैं, बस बशर्ते क्या होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। जब तक आप उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे कि हमें कैसे करना है, और प्लानिंग हम आपको कराएंगे, हम आपको बताएंगे कि क्या करना है आगे, उसका एक पूरा प्रॉपर शेड्यूल रहेगा। उसके बाद आपका पुशअप, आपका सिटअप, देखिए सिटअप भी बहुत तरीके से होते हैं, लेकिन आपका एयरफोर्स में या फिर आर्मी में सिटअप कैसा मांगता है वो भी ध्यान रखना है। उसको करने का ढंग, क्योंकि आप वहाँ पे देख के आप कर तो लेंगे, लेकिन उसको सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जब तक दूसरा नहीं देखेगा तब तक आपको गलतियाँ नहीं पता चलेंगी। फिर से बोल रहा हूँ, गलतियों से आदमी सीखता है, कोई भी पहले से सीख के नहीं आता है। गलतियाँ आपको मैच्योर करती हैं, गलतियाँ जब आप करते हैं तब आप उसको जब सीखते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप कैडेट्स पॉइंट्स डिफेंस एकेडमी में आप आइए, और मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा जितना मुझसे बन सकता है कि मैं आपको अच्छे से अच्छी फिजिकल ट्रेनिंग में दूं, और आपको बीच बीच में मैं आपकी गलतियों का एक वीडियो भी बनाऊंगा कि आपको पता भी चलता रहे कि सर मेरी गलतियां क्या हो रही हैं। क्योंकि जब आपकी गलतियों को वीडियो बनेगा, जब आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब चीज़ें गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप यहाँ पे आइए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं अच्छे से अच्छे ट्रेन करूँ, और जल्दी जल्दी आप अपने जो मेन एम है आर्मी या फिर एयरफोर्स या फिर आपका नेवी में, उसमें आप जाके सफलता की ऊंचाइयों पे छूइए।